हेलो एवरीवन एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया, बहुत अच्छे। एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? आई होप यस, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड हैं। चलिए ग्रेट। सो आज का सेशन एक छोटी सी प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं एंड अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का सेशन एक छोटी सी प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, please help me stay away from all the distractions, please help me maintain a very positive attitude। चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं, और जो टॉपिक आज हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं वो है एडजेक्टिव्स। तो बहुत ध्यान से समझना, कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछते हुए चलना। अगर बेसिक स्ट्रांग हो गया ग्रामर का तो बाद में आपको आगे जाके बहुत हेल्प मिलेगी। तो ग्रामर के बेसिक्स पे हमें बहुत बहुत काम करना है। चलो सबसे पहले तो देखते हैं एडजेक्टिव होता क्या है। एडजेक्टिव को हिंदी में हम विशेषण बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये विशेषता बताता है। मतलब एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो आपको किसके बारे में बताता है? आपको नाउन के बारे में बताता है या फिर किसी प्रोनाउन के बारे में बताता है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो शब्द होता है जो आपको किसी नाउन या किसी प्रोनाउन के बारे में बताएगा। चलो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ये जो एप्पल है ये रेड है। ये कैसा एप्पल है? ये रेड एप्पल है। तो एप्पल क्या था? नाउन था, एक फल का नाम था। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है, किसी का नाम होता है। और वो एप्पल कैसा है, उसका रंग कैसा है, उस किसने बताया? हमें रेड ने बताया कि उसका रंग रेड है। तो ये रेड क्या हो गया? ये जो रेड है ये एडजेक्टिव हो गया। अब एडजेक्टिव को दो तरीके से लिखा जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एडजेक्टिव को आप दो तरीके से लिखते हो। पहला तरीका क्या है एडजेक्टिव को लिखने का? आपने उसे नाउन से पहले लगा दिया। कहां लगाया उसे? बिफोर अ नाउन। नाउन से जस्ट पहले लगा दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा माई बुक, मेरी किताब है। तो क्या समझ में आ रहा है? जिन बच्चों को डाउट था कि माई जो है मैम प्रोनाउन लग रहा है, नहीं, माई प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नाउन है, और नाउन से जस्ट पहले जो नाउन के बारे में बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। तो माई क्या हो गया? माई एडजेक्टिव है, मेरी किताब। तो एक तरीका तो ये है, मैंने बोला सर्क्यूलर टॉय। ये जो टॉय है ये सर्क्यूलर है, गोल है ये टॉय। तो टॉय क्या था? नाउन था। नाउन से पहले हुआ ये शब्द क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो एक तरीका तो हो गया बिफोर अ नाउन। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है आफ्टर अ वर्ब। आप इसको कहां लगाते हो? वर्ब के बाद लगाते। तो मैंने रेड एप्पल नहीं बोला, मैंने क्या बोला? मैंने बोला दिस एप्पल इज रेड। ये एप्पल कैसा है? ये एप्पल रेड है। तो मैं बता एप्पल के बारे में ही रही हूं, लेकिन मैंने इसको इस वर्ब के बाद लगाया, तो ये भी रेड क्या है? ये भी रेड एडजेक्टिव है। क्या ये चीज क्लियर है सभी को? तो हम नाउन से पहले भी लगाते हैं और उस नाउन के आगे वर्ब लगा के भी एडजेक्टिव को लगाते हैं। बस एक सिंपल सी बात ये होनी चाहिए कि ये जो नाउन है, ये जो एडजेक्टिव है, ये आपको सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बता सकता है और किसी के बारे में नहीं बता सकता। मैंने एक सेंटेंस लिखा शी इज ब्यूटिफुल। तो शी क्या है? प्रोनाउन है। शी कैसी है? ब्यूटिफुल है। तो ब्यूटिफुल क्या हो गया? ब्यूटिफुल आपका एडजेक्टिव हो गया। चलो अब एक एक करके पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। हाँ, दिस इज अ रेड एप्पल भी हो सकता है, बिल्कुल। बहुत सारे हमारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। इससे भी क्या होगा, हमको समझ में आएगा कि कौन सा शब्द एडजेक्टिव है और किस तरीके से हम उसको ढूंढेंगे। तो बेसिकली 10 तरह के एडजेक्टिव्स हम एक एक करके बहुत गहराइयों में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला एडजेक्टिव जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो है प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव कहां से बना है? प्रॉपर एडजेक्टिव बना है प्रॉपर नाउन से। जो प्रॉपर नाउन के बारे में बताए
वो एडजेक्टिव कौन सा होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव। मैम प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है किसी का नाम। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला इंडिया, एक शहर, एक देश का नाम है। मैंने बोला इटली, एक देश का नाम है। मैंने बोला पंजाब, एक देश, एक स्टेट का नाम है। तो किसी का नाम वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। और उस प्रॉपर नाउन से जब आप एडजेक्टिव बना देते हो, फॉर एग्जाम्पल इंडिया का मैंने बना दिया इंडियन, इटली का मैंने बना दिया इटालियन, पंजाब का मैंने बना दिया पंजाबी, तो उस प्रॉपर नाउन से जो आप एडजेक्टिव बनाते हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रॉपर एडजेक्टिव बोलते हैं। गुजरात का बना दिया गुजराती, कोई परेशानी? प्रॉपर एडजेक्टिव में इजी है। तो इन सेंटेंसेस को देखो, क्या सभी को समझ में आ रहा है सारे प्रॉपर नाउन्स? ये आपको इतने सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं, मुझे और बताओ और कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं? इटालियन पिज्जा, इटली का क्या बना? इटालियन। देखो पिज्जा नाउन था, कैसा पिज्जा? इटालियन पिज्जा, तो इटालियन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। फ्रेंच आर्टवर्क, आर्टवर्क नाउन था, आर्टवर्क का मीनिंग क्या है? जो म्यूजियम में सामान रखा हुआ था उसको आर्टवर्क बोला गया। कैसा आउटवर्क? फ्रेंच आउटवर्क। तो नाउन आर्टवर्क को ऐसा, फ्रेंच आर्टवर्क नाउन के बारे में बता रहा था, एडजेक्टिव हो गया। दिल्ली का डेलाइट हो जाएगा बेटा। जापानीज टी सेरेमनी, टी सेरेमनी चाय का एक फंक्शन चल रहा था, कौन सा? जापान का, जापानीज क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। नेहरूवियन इकोनॉमिक पॉलिसीज, नेहरू जी की पॉलिसीज, नेहरू नाउन था, नाउन से एडजेक्टिव बना दिया नेहरूवियन। तो क्या समझ में आ रहा है? ये सारे के सारे प्रॉपर एडजेक्टिव्स थे। क्लियर? कोई दिक्कत? चलो अगले पर आते हैं। अगला है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बहुत ध्यान से समझना। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? हमने बांट दिया, हमें एग्जैक्ट नहीं पता हम किसकी बात कर रहे हैं, हमने सब में बांट दिया। डिस्ट्रीब्यूटिव कहां से बना? डिस्ट्रीब्यूट करने से बना, कि सबको एक 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 करके बांट दिया। तो इसमें कौन कौन से आए? पहला आया ईच, दूसरा आया एवरी, तीसरा आया ईदर, फिर आया नीदर। ये चार इंपॉर्टेंट, अभी और भी हम वो भी बताऊंगी, पहले इन चारों को समझ लेते हैं क्योंकि इन चारों के पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ईच और एवरी का मीनिंग क्या होता है? हर एक या फिर प्रत्येक। हर एक बच्चे की बात कर रहे हैं, ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। अभी हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट वाला चैप्टर पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा भी था कि इनके आगे जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर आती है। इसके आगे आप इज लगाते हो, हैज लगाते हो, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाते हो, या फिर वॉज लगाते हो। क्यों आती है? क्योंकि तो वो एक लिखा हुआ है, हर एक, प्रत्येक, एक है, इसलिए वर्ब कैसी लगाई? सिंगुलर लगाई। ईदर का मतलब क्या होता है? ईदर का मतलब होता है दो में से एक। तो इसमें भी एक की बात कर रहे हैं, इसके आगे भी वर्ब कैसी लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। नीदर का मतलब क्या होता है? दो में से कोई भी नहीं, दो में से जीरो। इसके आगे भी वर्ब जो लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं? सिंगुलर लगाते हैं। कोई परेशानी? अच्छा इनके आगे नाउन कैसा आएगा बताना। ये जिस नाउन के बारे में बताएंगे, नाउन कैसा आएगा? ईच नाउन के बारे में बता रहा है, ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट की बात करें तो नाउन भी कैसा आया? सिंगुलर आया। एवरी प्लूरल नहीं आएगा। जब ये एडजेक्टिव्स हैं तो ये कैसा आएगा? नाउन सिंगुलर ही आएगा, नाउन भी सिंगुलर आएगा इनके एडजेक्टिव फॉर्म में। ईच स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट, ईदर स्टूडेंट, नीदर स्टूडेंट। प्लूरल आता है, लेकिन प्लूरल कब आता है? जब ये वर्ड्स प्रोनाउन हो जाते हैं, जो हमने प्रोनाउन वाले चैप्टर में भी पढ़ा था। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, एवरी तो प्रोनाउन होता ही नहीं है, तो एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स तो बनता ही नहीं है। ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स, नीदर ऑफ द स्टूडेंट्स।
इसमें इनमें से कोई भी एडजेक्टिव नहीं है, इनकी जस्ट बात कोई नाउन नहीं है, ना इनके वर्ब के कोई बाद आ रहे हैं, कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। ये सारे इनमें क्या है, ये तीनों क्या है, यहाँ पे प्रोनाउंस है। ये एडजेक्टिव कब होते हैं, जब इनके जस्ट बाद नाउन आता है, नाउन के बारे में बता रहे हैं तो ये एडजेक्टिव्स है। कोई परेशानी? बहुत गहराइयों में पढ़ेंगे एडजेक्टिव आज, एक एक डाउट क्लियर होगा। दिस बुक इज माइन में बेटा माइन जो है आपका प्रोनाउन है, ये हमने प्रोनाउन वाले चैप्टर में पढ़ा था। माइन, देयर्स, योर्स, आर्स, हिज, हर्स, ये सब प्रोनाउंस होते हैं। चलो एग्जाम्पल देखो। ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट, देख रहे हो ईच क्या है, एडजेक्टिव है, स्टूडेंट उसका क्या है, नाउन है। एवरी एम्प्लॉय रिसीव्ड अ बोनस फॉर देयर हार्ड वर्क, बताओ इस सेंटेंस में गड़बड़ क्या है, इस सेंटेंस में एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड सेंटेंस में नीदर टीम वॉज सैटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ द मैच, कोई भी टीम सैटिस्फाइड नहीं थी मैच के रिजल्ट से। शी ऑफर्ड ईदर सॉल्यूशन टू एड्रेस द प्रॉब्लम, उसने उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए कोई भी एक सोल्यूशन बता दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या है, अभी हमने पढ़ा ईच, एवरी, नीदर, ईदर, ये सब सिंगुलर एडजेक्टिव्स होते हैं, ये सारे के सारे सिंगुलर एडजेक्टिव्स हैं। इसका मतलब इनके आगे चाहे कोई वर्ब आए, चाहे कोई नाउन आए, कुछ भी आएगा वो सिंगुलर ही आएगा। तो ये सिंगुलर था, ये सिंगुलर था, लेकिन ये देयर कहाँ से आ गया, सिंगुलर आएगा तो क्या आएगा, हिज हार्ड वर्क, या फिर हर हार्ड वर्क भी कर सकते हो अगर आपको पता हो कि वो जेंडर फीमेल है, और इट्स हार्ड वर्क भी कर सकते हो, लेकिन जनरली हम क्या यूज करते हैं, हिज यूज करते हैं जब हमें नहीं पता होता। कोई परेशानी? चलो, तो ये चार थे आपके मेन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, सॉरी वो डिस्ट्रीब्यूटिव में डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आपके यही होते हैं कि आपने डिवाइड कर दिया। अब आते हैं सबसे अगले इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स पे, जो हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है जहां पे आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हो, आप उसको शो कर रहे हो। तो आप डेमोन्स्ट्रेट कैसे करते हो, शो कैसे करते हो, आप करते हो ये वाली किताब यार, दिस बुक, दैट बुक, वो वाली किताब, दीज बुक्स, ये वाली किताबें। दिस का मीनिंग क्या होता है, यह है। दैट का मीनिंग क्या होता है, वह है। दोज बुक्स, दीज का मतलब क्या होता है, ये सब। दोज का मतलब क्या होता है, वे सब। तो इस केस में ये चारों के चारों क्या है, दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों के चारों आपके डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ये क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। चलो, अब मैंने इसी सेंटेंस को लिखा, दिस बुक इज माइन। अब मुझे बताओ क्या या फिर मैंने इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके लिखा, मुझे बताना क्या यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है या नहीं, आप ही लोगों को बताना है। मैंने लिखा दिस इज माई बुक, बताओ क्या यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है, दैट इज माई बुक नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एडजेक्टिव होगा तो या तो नाउन से पहले आएगा या फिर वर्ब के बाद आएगा। ये ना ही नाउन से पहले है ना ही वर्ब के बाद, इसका मतलब ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। तो क्या इस सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव है, बिल्कुल है सेंटेंस में एडजेक्टिव। इसमें कौन से एडजेक्टिव्स हैं, माई, माई कौन सा एडजेक्टिव होता है, अभी आगे पढ़ेंगे भी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। ये हक बता रहा है, इस किताब पे हक मेरा है, तो जो हक बताता है वो आपका पजेसिव एडजेक्टिव होता है। कोई परेशानी किसी को भी? और भी बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं,
एक एक करके पढ़ते हैं। पहला तरीके का होता है जिसको हम बोलते हैं डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेफिनेट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करो, आपको पता है वही चीज की बात हो रही है। तो डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है जब आप किसी चीज को पॉइंट आउट करके बता रहे हो कि वही चीज की बात हो रही है, तो वो क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल दिस, दैट, दीज, दोज, सच और सी, ये सारे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डेफिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं। देखो, दिस बुक, यही वाली किताब, दैट ड्रेस, वही वाली ड्रेस, दीज कुकीज, यही वाली कुकीज, दोज पेपर्स, यही वाले पेपर्स। तो ये चारों के चारों क्या है? ये चारों के चारों आपके डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। कोई परेशानी? चलो, इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट नहीं पता, कुछ की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है एग्जैक्ट नहीं पता। एनी, नन, अदर, अनदर, एनी अदर, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं कि एग्जैक्टली बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है। चलो, मुझे थोड़ी सी मदद चाहिए। सम, क्या तुम्हारे पास कोई सजेशंस हैं? एनी। अच्छा, अब यहां पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, मुझे यहां पे बताना नन एडजेक्टिव है या नहीं। इसको मैंने ऐसे मार्क किया और मुझे बताओ नन एडजेक्टिव है या नहीं। एनी, क्या कोई पिज्जा बचा है? एनी। तो ये तीनों तो इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन नन जो है वो इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके बाद नाउन ही नहीं है। इसके बाद नाउन होता तो होता ये एडजेक्टिव, यहां पे एडजेक्टिव है ही नहीं, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव और प्रोनाउन ही आपस में स्वैप करते हैं। ये एडजेक्टिव नहीं है तो ये क्या हुआ? नन क्या है यहाँ पे? राइट, नन यहाँ पे प्रोनाउन। समझ आ रहा है सभी को? एनी प्रॉब्लम? चलो, अच्छा, मुझे ना यहाँ पे कुछ कुछ एडजेक्टिव्स और हैं, वो और बता दो। ये तो मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स की बात करी, यहाँ पे कुछ कुछ एडजेक्टिव्स और हैं, उनको और बताओ। देखते बता पाते हो या नहीं। क्या समझ में आ रहा है? इंटरेस्टिंग भी एडजेक्टिव है। ये किताब कैसी है? इंटरेस्टिंग है भाई। किताब कैसी है? इंटरेस्टिंग है। ये कुकीज कैसी हैं? डेलिशियस है। कैसी हैं? डेलिशियस है। कुकीज के बारे में बता रहा है, टेस्टी है। कौन से प्रोजेक्ट में मदद चाहिए? इस वाले प्रोजेक्ट में मदद चाहिए, दिस प्रोजेक्ट। ये भी क्या है? एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव्स और थे। अच्छा, इनका नाम क्या होता है? इनको भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वैसे भी आगे पढ़ेंगे। किताब कैसी है? इंटरेस्टिंग है। किताब की क्वालिटी बता रहा है, तो कौन सा एडजेक्टिव हुआ ये? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। जो क्वालिटी बताए किसी की, उसको क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। कुकीज कैसी हैं? टेस्टी हैं। क्वालिटी बता रहा है, कौन सा एडजेक्टिव हुआ? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। दिस प्रोजेक्ट, दिस तो अभी अभी पढ़ा, दिस क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है ये तो। कौन सा प्रोजेक्ट? ये वाला प्रोजेक्ट। सो दिस इज व्हाट? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ध्यान से देखना। कुछ बच्चे कह रहे हैं मैम करेक्टली एडजेक्टिव है, नहीं है करेक्टली एडजेक्टिव। अभी हम आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर एडवर्ब जब आएगा, वर्ब के बारे में जो शब्द बताता है वो एडवर्ब होता है। तो करेक्टली एडजेक्टिव ने आंसर किया, आंसर वर्ब थी, वर्ब के बारे में जो शब्द बताता है वो एडवर्ब होता है। तो करेक्टली क्या है? एडवर्ब है। आगे बढ़ी, अगले पर आते हैं। नेक्स्ट इज पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या बताता है? हक, मेरा हक है, तुम पे मेरा हक है। तो पजेसिव क्या बताता है? पजेशन। क्या है? हक है। क्या बताता है? ओनरशिप, बिलोंगिंगनेस। कौन कौन से पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं? माय, योर, आर, हर, हिज, देयर,
इट्स, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं। क्या मतलब होता है? मेरा, तुम्हारा या तुम्हारी, हमारा, उसकी, उसका, या फिर उसका उसकी ऐसे नहीं लिखते हैं, दोनों में ही उसका लिख देते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन। उसका, उनका, उसका। कोई परेशानी? ये सब क्या होते हैं? अब कंफ्यूजन बच्चों को कहाँ आता है? ये सारे होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, जो हमने प्रोनाउंस वाले चैप्टर में पढ़ा था, बट मैं यहाँ पे दोबारा से इसलिए बताऊंगी जिससे कि कंफ्यूजन खत्म हो। माइन, योर्स, आर्स, हर्स, हिज, देयर्स, और इसका तो कुछ होता ही नहीं है। ये क्या होते हैं? ये आपके पॉजेसिव प्रोनाउंस होते हैं। अब ध्यान से समझना, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आर्स हाउस इज बिग। मुझे सेंटेंस में एरर बताओ। हमारा घर बड़ा है, इस सेंटेंस में एरर क्या है? इस सेंटेंस में एरर ये है कि हाउस एक नाउन है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडजेक्टिव है। यहां पे एडजेक्टिव आएगा, एडजेक्टिव आएगा मतलब क्या आएगा? आर आएगा, आर हाउस इज बिग। क्या इस तरह के एरर्स को आइडेंटिफाई कर लोगे? हर्ष बुक इज लाइंग देयर, उसकी बुक वहां यहां पड़ी है। क्या प्रॉब्लम है? हर्ष बुक नहीं, क्या आएगा? हर बुक, उसकी किताब यहां पड़ी है। दिस हाउस इज हर। क्या गड़बड़ है? इसको ठीक करो। ये हाउस उसका है, किसका है? उसका है। वॉट, हु का आंसर दे रहा है, हुम का आंसर दे रहा है, तो यहां प्रोनाउन आएगा, तो दिस हाउस इज। क्लियर है सभी को? अगला एडजेक्टिव जो अभी अभी हमने पढ़ा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा। इजी है ये वाला एडजेक्टिव तो। स्वीट है यार, ये जूस बड़ा स्वीट है, ये बड़ा कड़वा है यार। शी इज वेरी ब्यूटिफुल, बहुत ब्यूटिफुल है, बहुत टैलेंटेड है, वो बहुत स्मार्ट है। तो ये सब क्या है? क्वालिटी बता रहे हैं। तो ये सारे क्या हो गए? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स हो गए। जो भी क्वालिटी बताए किसी की भी, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट है। अगला, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव को दो तरीके से यूज करते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था। एक होता है एट्रीब्यूटिव यूज, एक होता है प्रेडिकेटिव यूज। बस नाम है और कुछ नहीं है। एट्रीब्यूटिव यूज यही हो गया, दिस बुक इज, क्या लिखूं किताब के बारे में? दिस बुक इज लार्ज, ये बुक बड़ी है। और मैंने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज अ लार्ज बुक। दो सेंटेंस लिखे मैंने, दोनों में ही क्वालिटी बताई जा रही है बुक की, दोनों में ही साइज, शेप, कुछ भी बताया जा रहा है, तो सब वो सब क्वालिटेटिव के अंदर आता है। अब फर्क क्या है? जब आप नाउन से जस्ट पहले यूज करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूटिव यूज। जब आप नाउन के बाद यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं? प्रेडिकेटिव यूज। तो बस इतना सा फर्क होता है। नाउन के बाद एडजेक्टिव आ रहा है तो प्रेडिकेटिव यूज है, नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो एट्रीब्यूटिव यूज है। ये नाम पढ़े कैसे? क्योंकि ग्रामर ग्रंथ का कोर्स है, गहराई में तो जाएंगे। ये नाम पढ़े एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? किसी की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप इस बुक की कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो, लार्ज बुक, रेड बुक, ब्लैक बुक,
तो जस्ट नाउन से पहले आया। प्रेडिकेटिव का मतलब क्या होता है, एक सब्जेक्ट में, एक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है जो स्टार्टिंग में आता है, जिसके बारे में टॉपिक बात हो रही होती है, और प्रेडिकेट होता है जो उसका बात का हिस्सा होता है। तो ये प्रेडिकेट वाले पार्ट में है, इसलिए इसको प्रेडिकेटिव यूज नाम दे दिया गया। बस ये नाम है और कोई फर्क नहीं है। कोई दिक्कत किसी को भी? समझ में आ रहा है? अगले आते हैं न्यूमरल एडजेक्टिव्स। न्यूमरल एडजेक्टिव के अंदर भी दो तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं। एक होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स और एक होते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव्स। ऑर्डिनल एडजेक्टिव में रैंक होती है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कार्डिनल एडजेक्टिव में नंबर होता है, 1, 2, 3। तो इसमें रैंक होती है, इसमें नंबर होता है। अब इसका एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि हमेशा याद रखना ओसी होगा। ओसी का मतलब क्या होता है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव और कार्डिनल एडजेक्टिव अगर साथ में आ रखे हैं तो ऑर्डिनल एडजेक्टिव पहले आएगा, कार्डिनल एडजेक्टिव बाद में आएगा। तो आपके पेपर में क्वेश्चन क्या आता है, द 2 फर्स्ट चेयर्स आर एम्प्टी, और आपसे पूछा गया कि भाई इस सेंटेंस में गड़बड़ बताओ, कि ये सेंटेंस गड़बड़ है, इस सेंटेंस को ठीक करो, या फिर अगर नो एरर है तो नो एरर मार्क करो। तो हमेशा याद रखना कि ऑर्डिनल वाला पहले आता है कार्डिनल वाले से। ये कार्डिनल है, नंबर है, ये रैंक है, ऑर्डिनल है, तो ऑर्डिनल हमेशा पहले आता है कार्डिनल से। तो आप क्या बोलोगे, द फर्स्ट 2 चेयर्स आर एम्प्टी। स्टार्टिंग की तो 2 चेयर्स हैं वो क्या हैं, वो खाली है। तो ऑर्डिनल विल ऑलवेज कम बिफोर कार्डिनल। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को? इसको याद कर लो, ओसी 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 10 बार बोल लो, याद हो जाएगा। द लास्ट 2 चेयर्स आर एम्प्टी, 2 लास्ट चेयर्स नहीं होगा, द लास्ट 2 चेयर्स आर एम्प्टी। आगे बढ़े, अगले पर आते हैं क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, जो क्वांटिटी बताए। एडजेक्टिव से बेटा बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मुझे पूरी 3 क्लासेस लगेंगी आपको पूरा एडजेक्टिव कराने में, क्योंकि एडजेक्टिव इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हम गहराइयों में पढ़ेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो जो एग्जाम में आज तक आए हैं या आ सकते हैं। क्वांटिटी बताएगा भाई थोड़ा सा, इत्तू सा, बिल्कुल भी, एनी, ये सब क्वांटिटी बताते हैं। तो सारे क्या होते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। अब इस क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स में भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट है लिटिल का, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल। ये 3 तरह के क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स यूज किए जाते हैं। सबसे पहले तो लिटिल यूज कब करते हैं, लिटिल यूज करते हैं जब हम उस चीज को गिन नहीं सकते। मतलब वो चीज कैसी होती है, अनकाउंटेबल होती है, आप उसको गिन नहीं सकते कि कितना है। मिल्क हो गया, वाटर हो गया, गिन नहीं सकते ना, पानी कितना है, मिल्क कितना है, नाप सकते हो, तो उस केस में आप लिटिल का यूज करते हो। ये जो लिटिल होता है इसका मतलब होता है ना के बराबर, मतलब बिल्कुल भी है ही नहीं यार, बिल्कुल ही ना के बराबर है। तो इसका मतलब इसकी टोन कैसी होती है, इसकी टोन नेगेटिव होती है। ये जो आ लिटिल होता है इसका मतलब होता है थोड़ा सा, तो इसकी टोन कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई, चलो थोड़ा सा तो है। ये जो द लिटिल होता है ये तब यूज करते हैं जब इसके बाद में लिखा हो जितना है उतना ही, जितना है। तो एक बाद में कोई लाइन आनी चाहिए जिसमें लिखा हो जितना है, तो इसकी टोन कैसी हो गई, न्यूट्रल, कि जितना है उतना ही। तो अगर मैंने आपको सेंटेंस लिखा थैंक गॉड देयर वॉज
डैश वाटर इन द बॉटल। भगवान को थैंक यू बोलती हूँ, चलो थोड़ा सा पानी तो था बॉटल में, क्या लगेगा बताओ। देयर वॉज अ लिटिल वाटर इन द बॉटल, चलो थोड़ा सा पानी जो था उसके लिए आप भगवान को शुक्रिया कर रहे हो, तो टोन कैसी हुई, टोन इज पॉजिटिव। मैंने लिखा आई एम थर्स्टी, मुझे प्यास लग रही है, लेकिन देयर डैश वाटर, देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल। मुझे प्यास लग रही है लेकिन पानी है ही नहीं, मुझे प्यास लग रही है लेकिन पानी है ही नहीं, ना के बराबर पानी है, क्या आया, मुझे प्यास लग रही है लेकिन पानी है ही नहीं, देयर इज लिटिल वाटर इन द बॉटल। जितना भी पानी है मैं पी लूंगी भाई। डैश वाटर दैट इज अवेलेबल, मतलब ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए जितना है, तो मैंने उसको किससे लिखा, दैट इज अवेलेबल, जितना है उतना। जब भी ऐसा लिखा हो जितना है तो कौन सा आएगा, द लिटिल वाटर दैट इज अवेलेबल इज सफिशिएंट फॉर मी, मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरे लिए बहुत है। तो क्या आया, द। कोई परेशानी, तो जब भी हम अनकाउंटेबल चीजों की बात करेंगे क्या लगाएंगे, लिटिल, अ लिटिल या फिर द लिटिल। चलो बिल्कुल ही सेम किसके साथ यूज होता है, फ्यू के साथ, तो बिल्कुल ही सेम हम यूज किसके साथ करेंगे, फ्यू के साथ भी बिल्कुल ही सेम होगा। मैं जरा थोड़ी सी स्लाइड्स ऐड कर देती हूँ इसमें, जिससे कि हम कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लें। हाँ जी, तो फ्यू के साथ क्या होगा, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। फ्यू मीन्स ना के बराबर, कैसी टोन हो गई, नेगेटिव। अ फ्यू मीन्स थोड़े से, पॉजिटिव। द फ्यू मीन्स जितने हैं उतने ही। फ्यू को किसके साथ यूज करते हैं, जिन चीजों को हम गिन सकते हैं, जो चीजें कैसी होती हैं, काउंटेबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक्स, मैं 3 सेंटेंसेस दे रही हूं, मुझे बताना कहाँ अ फ्यू आएगा, कहाँ द फ्यू आएगा। मैंने लिखा इट इज रेनिंग, दैट्स वाई डैश स्टूडेंट्स हैव कम। It is raining, but dash students have come. The dash students who have come will get the books. चलो बताओ, बारिश हो रही है इसलिए, चलो बारिश हो रही है इसलिए ज्यादा बच्चे आएंगे या कम बच्चे आएंगे, फर्स्ट वाले में बताओ, घोटाला मत करना। बारिश हो रही है तो इसलिए ज्यादा बच्चे आएंगे या कम बच्चे आएंगे, बारिश हो रही है तो कम बच्चे आएंगे, मतलब नेगेटिव टोन आएगी, तो क्या आया, फ्यू। बारिश हो रही है इसलिए कम बच्चे आए, बारिश हो रही है लेकिन, बारिश हो रही है लेकिन ज्यादा बच्चे आ गए, बट लगा हुआ है, कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी कनेक्टर है। बारिश हो रही है, कम बच्चे आने चाहिए थे, लेकिन लेकिन ज्यादा बच्चे आ गए, पॉजिटिव टोन। बारिश हो रही है लेकिन थोड़े से बच्चे आ गए, बारिश हो रही है इसलिए ना के बराबर बच्चे आए। समझ आया, फर्स्ट वाले में मैंने फ्यू क्यों लगाया, सेकेंड वाले में मैंने अ फ्यू क्यों लगाया। सेंटेंस की टोन को समझना बहुत जरूरी है। बारिश हो रही है इसलिए ना के बराबर बच्चे आए हैं,
बारिश हो रही है लेकिन थोड़े से बच्चे तो आ गए भाई। टोन समझ में आ रही है? दैट्स वाई लगा हुआ था, तो इसकी नेगेटिव टोन थी, तो इसकी भी नेगेटिव टोन ही आएगी। इसकी नेगेटिव टोन थी लेकिन कॉन्ट्रास्ट कैटेगरी का कनेक्टर था, तो इसका मतलब इसकी टोन पॉजिटिव आएगी। इज इट क्लियर सभी को? जितने बच्चे आए हैं, हु हैव कम, जितने आए हैं, जितने आए हैं, जब भी कोई ऐसा फ्रेज आ जाए जितने आए हैं, जितने हैं, तो क्या लगता है? द फ्यू स्टूडेंट्स हु हैव कम, जितने बच्चे आए हैं उन सभी बच्चों को किताब मिल जाएगी। क्लियर सभी को? कहाँ फ्यू, कहाँ अ फ्यू और कहाँ द फ्यू लगेगा? चलो, तो जब भी कुछ भी ऐसा फ्रेज लगा हुआ हो, हु हैव कम, दैट हैव कम, विच इज देयर, जब भी ऐसा कोई फ्रेज ऐड हो रखा हो कि जितने आए हैं जिसका मीनिंग ये हो, तो आप हमेशा वहां पे द फ्यू लगाओगे। हमें नहीं पता ज्यादा है कम है, हमें बस ये पता है जितने हैं उतने ही। द फ्यू का टोन कुछ भी नहीं होता, न्यूट्रल होता है, ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। तो अब देख लो, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम था, दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग सेम था, बट दोनों की इंग्लिश अलग अलग थी। क्यों अलग अलग थी? सिर्फ टोन को दर्शाने के लिए कि यहां पे मैं नाखुश हूं बारिश होने की वजह से, लेकिन यहां पे मैं खुश हूं कि बारिश हो रही है, फिर भी बच्चों का डेडिकेशन देखो कि बच्चे आ गए क्लास में। तो यहां पे मैं खुश हूं और यहां पे मैं नाखुश हूं। सिर्फ टोन को डिफ्रेंशिएट करता है फ्यू और आ फ्यू। मैम नोट्स भी बनाए क्या ग्रामर ग्रंथ के? बिल्कुल बनाने पड़ेंगे ग्रामर ग्रंथ के नोट्स। तो बेटा रिवाइज कैसे करोगे एग्जाम से पहले? तो नोट्स बनाना तो कंपलसरी है ग्रामर ग्रंथ के। परफेक्शन के नोट्स नहीं बनाने होते, ग्रामर के बनाने होते हैं, ग्रामर ग्रंथ के। अगला कॉन्सेप्ट है सम और एनी का। सम का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा। सबसे पहले तो ये चीज याद रखो, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि मैम सम और एनी काउंटेबल के साथ लगाते हैं, अनकाउंटेबल के साथ लगाते हैं। तो यहां पे लिख लो, इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लगाते हैं। काउंटेबल के साथ भी लग सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी लग सकता है, दोनों के साथ लग जाता है। अगली चीज, सम को हम जनरली किस सेंटेंस के साथ लगाते हैं? सम को हम लगाते हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ। एफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव टोन की बात नहीं कर रही हूं, टोन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे सेंटेंस के टाइप की बात हो रही है। सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड, इसकी टोन कैसी है हमें नहीं पता, पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन इसमें कुछ नेगेटिव नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई नॉट नहीं आ रहा, तो कुछ बच्चे बाहर इंतजार कर रहे हैं। तो सम स्टूडेंट्स आर वेटिंग आउटसाइड। जबकि एनी को किस में लगाते हैं? एनी को नेगेटिव सेंटेंसेस के साथ लगाते हैं, या फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ लगाते हैं। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है? आप जब कोई सवाल पूछ रहे होते हो तब क्या लगाते हो? उस केस में आप एनी को लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस क्या लिखा? देयर aren't any students in the class। क्लास में कोई भी बच्चे नहीं है। मैंने लिखा आर देयर एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या क्लास में कोई बच्चे हैं? इसको सिंगुलर से भी कर सकते थे, इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास। क्या क्लास में कोई बच्चा है? इसको ऐसे भी कर सकते थे, इज देयर एनी स्टूडेंट इन द क्लास। क्या क्लास में कोई बच्चा है?
तो कैसे सेंटेंसेस में लगाया, नेगेटिव में लगाया और इंटेरोगेटिव में लगाया। कोई परेशानी किसी को? तो सम को हम पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं, एनी को हम नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में लगाते हैं। मैम 120 रूल्स क्या है फिर? ग्रामर ग्रंथ करना है, 120 रूल्स करने। बेटा ग्रामर ग्रंथ पूरा बैच है, पूरा बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक है। 120 रूल्स समरी है उसकी। तो पूरे ग्रामर ग्रंथ को अगर रिवाइज करना हो तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से रिवाइज हो जाएगा। इट इज द समरी ऑफ द ग्रामर ग्रंथ बैच। आपको पता है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पे 1 करोड़ व्यूज होने वाले हैं। मतलब 1 करोड़ स्टूडेंट्स हैव आर अबाउट टू वॉच 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। तो वो तो आपको करना ही करना पड़ेगा, लेकिन पहले एक बार अगर एग्जाम अभी पास नहीं है तो एक बार ग्रामर ग्रंथ कर लो, फिर रिवाइज करने के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर को कर सकते हो। चलिए समझ आया। अच्छा अब एक और प्रॉब्लम आती है। एक प्रॉब्लम ये आती है, कभी कभी हम ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका हमें आंसर पता होता है यस होना है। कभी कभी हम क्या करते हैं, कभी कभी हम ऐसा सवाल पूछते हैं जिसका आंसर हमें पता होता है यस ही होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पानी की बोतल से पानी पी रहे हैं और आप उससे पूछ रहे हो तेरे पास पानी है क्या। आप किसी के घर गए और आपने उससे पूछा यार पानी मिल सकता है पीने के लिए क्या। कोई इंसान आपके सामने खड़ा है, आप उससे पूछो तो जिंदा तो है ना। तो कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ नाम के सवाल होते हैं, लेकिन जिनका आंसर आपको पता होता है कि वो आंसर यस ही होगा। तो उस केस में आप उन सवालों में सम का यूज कर सकते हो। इसको स्टार मार्क करके लिखिएगा। तो जब भी आपको आंसर पता हो कि वो आंसर यस है, कोई डाउट ही ना हो, तो उस केस में सम को क्वेश्चंस में यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल डू यू हैव सम वाटर, तुम्हारे पास कुछ पानी है क्या। आपको दिख रहा है उसके पास पानी है, आप उसके घर पे गए हो, पानी तो होगा ही होगा घर पे। तो उस केस में सम गलत नहीं होता क्वेश्चंस में। क्लियर सभी को? अगले एडजेक्टिव्स पे आते हैं। अगले एडजेक्टिव्स हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स। इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है, आप क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो, सवाल पूछ रहे हो। किसकी किताब है ये, whose book is this। किसकी किताब है ये। whose क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कितना पानी चाहिए तुम्हें, हाउ मच वाटर डू यू वॉन्ट। तो ये हाउ क्या हो गया, या हाउ मच पूरा का पूरा क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी बुक्स आर देयर, कितनी किताबें हैं वहां पे। हाउ मेनी क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। विच स्ट्रीट आर यू रेफरिंग टू, किस गली के बारे में बात कर रहे हो तुम। तो विच स्ट्रीट क्या हो गया, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई परेशानी। अगला है एम्फेटिक एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव में लोगों को बड़ा दिक्कत होता है। इसका एक एडजेक्टिव, बेसिकली 2 एडजेक्टिव होते हैं, एक होता है वेरी और एक होता है ओन। मैंने एक सेंटेंस दिया, ध्यान से समझना। एम्फेटिक का मतलब क्या होता है, किसी चीज के ऊपर जोर डालना, किसी चीज को एम्फेसाइज करना, किसी चीज के ऊपर फोकस डालना। तो मैंने सेंटेंस लिखा, शी इज द गर्ल
हु स्कोर्ड हाई मार्क्स, ये लड़की वही है जिसने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए। नॉर्मल सेंटेंस था, मुझे ना जोर डालना है इसी सेंटेंस पे और मुझे जोर डालते हुए इस बात को कहना है। तो मैंने क्या सेंटेंस बोला, शी इज द वेरी गर्ल, ये वही वही लड़की है। हु स्कोर्ड हाई मार्क्स, जिसने क्या किया, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए। तो ये जो वेरी था इसने सिर्फ जोर डाला, गर्ल के बारे में ही बात की है, नाउन इससे पहले आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एम्फेटिक एडजेक्टिव। समझ आया एम्फेटिक एडजेक्टिव क्या होता है? मैंने एक और सेंटेंस लिखा, ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। हाँ, शी इज द सेम गर्ल, सेम भी एम्फेटिक एडजेक्टिव हो गया, जोर डाल रहे हो। नॉर्मल सेंटेंस था, मैंने बोला दिस इज माई ओन हाउस, भाई ये मेरा अपना घर है। जोर डाल देंगे, मेरा घर है, मेरा अपना घर है, बात तो एक ही है, बस सेकंड वाले में क्या किया है, जोर डाला है। तो ये क्या हो गया आपका, एम्फेटिक एडजेक्टिव हो गया। तो सिर्फ ये एडजेक्टिव का और कोई रोल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एम्फेसाइज करने के लिए होता है, जोर डालने के लिए होता है। कोई परेशानी? आखिरी एडजेक्टिव एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव। एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव क्या करते हैं, सिर्फ इमोशंस दिखाते हैं। आपके मन के अंदर बहुत सारे इमोशंस हैं और उन इमोशंस को कौन दिखाता है, उन इमोशंस को एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल डे इट इज, कितना सुंदर दिन है। हाउ कूल इज शी, कितनी कूल है वो। तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ इमोशंस दिखा रहा है कि आप कितना ज्यादा सरप्राइज्ड हो, अमेज्ड हो। तो ये क्या है, बोथ ऑफ देम आर एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स। हाँ, कितनी औसम है यार। आ गई मन की भावनाएं, तो मन की भावनाएं आ गई, मन के इमोशंस आ गए, तो क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया। कोई परेशानी? समझ आए सारे एडजेक्टिव्स? तो अभी हमने एडजेक्टिव्स पढ़े, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और कौन कौन से टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स होते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती है। कौन कौन सी होती है बेटा, बहुत बड़ा चैप्टर है एडजेक्टिव, अगर कंप्लीट नहीं कराऊंगी ना तो होगा ही नहीं कंप्लीट। तो और कॉन्सेप्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अभी आप लोगों को थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, डिग्रीज पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे ना इसके तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एक डिग्रीज और कर लो आज, फिर आगे कर नेक्स्ट क्लास में पढ़ो। तो कौन कौन सी 3 डिग्रीज हैं, पहली है पॉजिटिव, दूसरी है कंपैरेटिव और तीसरी है सुपरलेटिव। पॉजिटिव मतलब आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, वो स्वीट है, वो ब्यूटीफुल है, ये इजी है, वो फास्ट है, नॉर्मली बात कर रहे हो। कंपैरेटिव नाम से ही समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरिजन किन के बीच में हो रहा है, 2 के बीच में हो रहा है। तो कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, 2 के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है। या वो ज्यादा स्वीट है, वो ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो ज्यादा इजी है, वो ज्यादा फास्ट है। तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन हो गया 2 के बीच में। सुपरलेटिव बहुत सारों में सबसे अच्छा है, भाई इतने सारे लोग हैं, इनमें से सबसे अच्छा है, तो इतने सारों में से वो सबसे ज्यादा स्वीट है, स्वीटेस्ट है। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव आप 1 के लिए बात करते हो, 1 से ज्यादा के लिए बात कर रहे हो, बट कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन 2 के बीच में होता है
और सुपरलेटिव आप मोर देन 2 के लिए यूज करते हैं। 2 से ज्यादा के लिए यूज क्या होता है? सुपरलेटिव। सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है, मोस्ट ब्यूटीफुल, ईजीएस्ट है, फास्टेस्ट है। तो ये एक इंसान के बारे में बात कर रहे हो, 2 के बारे में, 3 के बारे में, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है। इसमें कंपैरिजन है बट 2 के लिए, इसमें भी कंपैरिजन है बट मोर देन 2 के लिए। तो ये होती है हमारी पॉजिटिव तीनों डिग्रीज। अब एक एक करके इन डिग्रीज को डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहली डिग्री है पॉजिटिव डिग्री। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? 2 फ्रेजेस यूज करते हैं। एक तो हम यूज करते हैं एज और एज के बीच में लिखते हैं, या फिर हम एक लिखते हैं सो और एज के बीच में। फर्क क्या होता है? एज और एज में आप सब जगह यूज कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो, चाहे कोई सेंटेंस पॉजिटिव हो, चाहे कोई सेंटेंस नेगेटिव हो, एज और एज सब जगह यूज हो सकता है। लेकिन सो और एज सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में ही यूज होता है, पॉजिटिव सेंटेंस में आप यूज नहीं कर सकते। तो मैंने बोला शी इज एज टैलेंटेड एज हर मदर। वो अपनी माँ जितनी टैलेंटेड है, सही है। शी इज नॉट एज टैलेंटेड एज हर मदर। वो उतनी टैलेंटेड नहीं है जितनी उसकी मदर थी, या जितनी उसकी मदर है। ये भी सही है। शी इज नॉट सो टैलेंटेड एज हर मदर। वो उतनी टैलेंटेड नहीं है जितनी उसकी मदर है टैलेंटेड। ये भी सही है। सो और एज को नेगेटिव सेंटेंस में यूज कर सकते हो, लेकिन सो और एज को पॉजिटिव सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। शी इज सो टैलेंटेड एज हर मदर। ये सेंटेंस आपका क्या है? दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। बहुत बार एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। कोई परेशानी किसी को? अगले पे आते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में हम यूज करते हैं THAN देन। शी इज बेटर देन हर फ्रेंड। वो अपने फ्रेंड से बेटर है। दिस ट्रेन इज फास्टर देन दैट ट्रेन। ये जो ट्रेन है उस ट्रेन से फास्ट है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या यूज करते हैं? THAN देन को यूज करते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री से ना बहुत क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव डिग्री में वो ये है। इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट्स हैं। वैसे हैं कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे जो मैं आगे पढ़ाऊंगी। अभी के लिए जो 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, पहला है कि 2 जगह ऐसी होती है जहां पे हम देन कंपैरेटिव डिग्री में यूज नहीं करते, मतलब देन को यूज करना कंपलसरी नहीं है। कौन कौन सी वो 2 जगह है? पहली जगह है जब हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, शी, जब ऑफ द 2 लिखा हो, शी इज द बेटर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। शी इज द बेटर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। तो उस केस में हम देन यूज नहीं करते। क्या लगाया हमने? ऑफ। शी इज द बेटर ऑफ द 2 स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत? तो जब भी ऑफ द 2 लगा हो तो उससे पहले आप कंपैरेटिव डिग्री में देन नहीं लगाओगे। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कहता है कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके आगे हम देन कभी नहीं यूज करते। वहां पे भी हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं बट हम देन नहीं यूज करें। फॉर एग्जाम्पल प्रिफर, या जितने भी शब्द जिनके लास्ट में IOR आ रहे हैं, सीनियर, जूनियर, इंफीरियर, इंफीरियर मीन्स खराब क्वालिटी का, एंटीरियर मीन्स पीछे, पोस्टीरियर, तो जितने भी वर्ड्स हैं जिनके आगे आप IOR आ रहा है उस
के केस में हम कभी भी क्या नहीं लगाएंगे, हम कभी भी देन शब्द का यूज नहीं करेंगे। हमेशा हम क्या लगाएंगे, TO2। पोस्टीरियर मीन्स पीछे, एंटीरियर पीछे नहीं, एंटीरियर इज आगे। एंटी रूट वर्ड है, एंटी का मीनिंग होता है आगे, बिफोर। सीनियर बड़ा, जूनियर छोटा, इंफीरियर खराब क्वालिटी का, और भी कोई शब्द जिसके लास्ट में आई और आ रहा हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको क्या लगता है कि मैम एल्डर के आगे भी टू लगेगा। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उनको क्या लगता है एल्डर के आगे भी टू लगेगा। नहीं, एल्डर में कोई IOR थोड़ी ना है, एल्डर के साथ तो देन ही लगता है, एल्डर के साथ टू नहीं लगता। कोई परेशानी? चल, हाँ, प्रिफर के साथ टू लगाते हैं। आई प्रिफर टी टू कॉफी। इसको भी हम प्रेपोजिशन वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे फिर से। अगला, इसमें एक तीसरा भी है जहां पे हम THEN देन नहीं लगाते। जब हम सेंटेंस का फॉर्मेशन इस तरीके से करते हैं उस केस में हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। कैसे करते हैं, द हायर यू गो, जितना ऊपर तुम जाओगे। इस वाले कॉन्सेप्ट से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं, उन्होंने द हटा दिया होता, पूछते हैं एरर क्या है। द हायर यू गो बेटर यू फील, ये सेंटेंस दिया और आपसे पूछा गया इस सेंटेंस में एरर क्या है। जितना ऊपर तुम जाओगे उतना अच्छा तुम फील करोगे। तो हमेशा याद रखना इस केस में दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द लगता है। द हायर यू गो द बेटर यू फील, द हार्डर यू वर्क द बेटर रिजल्ट्स यू गेट, द फास्टर यू वॉक द सूनर यू रीच। जितना तेज तुम चलोगे उतना जल्दी तुम पहुंचोगे। तो इस तरह के सेंटेंस में हमेशा याद रखना कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री से पहले हम THE द लगाते हैं। कोई परेशानी? एक और कॉन्सेप्ट कंपैरेटिव डिग्री का जो बहुत बार आपके एग्जामिनेशन में आता है, बट उसके लिए मुझे यहाँ पे एक स्लाइड ऐड करनी पड़ेगी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एडजेक्टिव्स इज फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स। इतने सारे प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स है ना कि एडजेक्टिव्स पढ़ने में, पढ़ाने में मजा आता है। तो मैंने एक सेंटेंस लिखा, द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु। ये वाला कॉन्सेप्ट से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आता है। द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज लोअर देन दिल्ली। इस सेंटेंस में आपको एरर बतानी है कि जो बेंगलुरु का टेम्परेचर है वो दिल्ली से लोअर है। अब यहाँ पे एरर क्या है, मिस्टेक क्या है, ध्यान से समझना इस मिस्टेक को। हम कंपैरिजन हमेशा सेम चीजों का करते हैं। तो अगर हम बेंगलुरु का टेम्परेचर कंपेयर कर रहे हैं तो बेंगलुरु के टेम्परेचर को हम दिल्ली से कंपेयर नहीं कर सकते। हमें बेंगलुरु के टेम्परेचर को दिल्ली के टेम्परेचर से कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस क्या होगा, द टेम्परेचर ऑफ बेंगलुरु इज लोअर देन। दो तरीके हैं लिखने का, या तो लिख दो दैट ऑफ दिल्ली, या फिर दोबारा टेम्परेचर लिख दो लोअर देन द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली। एक और तरीका है, लोअर देन दिल्लीज टेम्परेचर लिख दो। तो इन सारे के सारे तरीके से आप इस सेंटेंस को ठीक कर सकते हो, बट ये वाला सेंटेंस गलत है। द मैंगोज ऑफ शिमला आर बेटर देन ऊटीज। अच्छा, एक और तरीका है, इस टेम्परेचर को अवॉइड भी कर सकते हो, सिर्फ दिल्लीज भी लिख सकते हो। इसको हम ओमिट करना बोलते हैं। इसका मतलब है सेल्फ अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर की बात हो रही है तो अपॉस्ट्रोफी एस के बाद टेम्परेचर ही लिखा हुआ, तो इसको हम ओमिट भी कर देते हैं। अगर सिर्फ इतना भी लिखा हो ना तो भी सही होता है।
समझ आया कॉन्सेप्ट सभी को? चलो आगे के कॉन्सेप्ट्स हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स के। बहुत मजा आएगा इस सेशन में। ग्रामर ग्रंथ कोर्स की जितनी क्लासेस आप लोगों ने नहीं देखी हैं, देखना स्टार्ट कर दो। रोज का एक टारगेट बना लो कि रोज मुझे ग्रामर ग्रंथ की एक क्लास देखनी है। ग्रामर स्ट्रांग होगी, फाउंडेशन लेवल अच्छा होगा, तो ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आएंगी। यस चलो, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। आई होप आप सभी की जो उम्मीदें हैं परफेक्शन से, ग्रामर ग्रंथ से, वो उम्मीदें पूरी हो रही है। बस एक बात सिंपल सी कहूंगी, 3 महीने लगातार आ जाओ क्लासेस में। इंग्लिश का लेवल कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा, बट उसके लिए आपको कम से कम 3 महीने लगातार क्लास को अटेंड करना पड़ेगा। सेशन एंड करते हैं। एंड यस, अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। सभी को होली की बहुत 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 शुभकामनाएं। तो कल तो संडे है, तो संडे को तो क्लास नहीं होती है। मंडे को आपकी होली है, बट आई एम प्लानिंग टू टेक द सेशन। मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। मतलब एक सेशन तो मैं प्लान कर ही रही हूँ कि मैं ले लूँ होली पे मंडे को, क्योंकि ट्यूसडे और वेंसडे आई विल बी ऑन लीव। तो ट्यूसडे वेंसडे में लीव पर होंगी, तो इसीलिए हम प्लानिंग कि मंडे को आपका सेशन हो जाए। ठीक है, चलिए सेशन एंड करते हैं। 3 सेंटेंस सभी लोग मिलके बोलेंगे, 1 2 3 एंड गो। English is a very easy language. I am very good at English and I'll definitely get my dream job. Thank you everyone. Bye bye. Take care. Stay blessed and